अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कल सवाल किया था, उसमें ना मैंने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज़ करने को कहा था। और ऐसे ही अगर जो जानना चाहे, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना कैसे था। 12 रुपये इंटू 60,000, और जिसने रेशो बना लिया हो तो 1 प्लस 10 इंटू 3/4, ये ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई एतराज़। ये निकला था 10.5, इसको डिनोमिनेटर में यूज़ किया था। इस वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इस पे कोई परेशानी किसी को? 1 और 3 जिससे समझ आता है 1 और 3 कर लें, नहीं तो मैंने कहा था यूनिट्स ही एज इट इज़ यूज़ कर लें। 10.5 की कैलकुलेशन ओके। अगर कोई जानना चाहे, नॉलेज के लिए इसकी वजह बता रहा हूँ, अगर कंबाइंड ब्रेक इवन x यूनिट्स हों तो ब्रेक इवन सेल पे टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर इस बिजनेस ने टोटल x बेचे तो ब्रेक इवन होगा, तो इस x में से a कितने होंगे, b कितने होंगे? a कितने होंगे? 1/4x। 4 में से 1 a है, 3 b है, 1 और 3, तो 4 में से 1 a है, 3 b है। तो अगर x टोटल यूनिट्स बेचेंगे और ब्रेक इवन पे आएगा, तो इस x में से a के कितने होंगे? 1/4x, और b के? a के होंगे 1/4x यूनिट्स और b के होंगे 3/4x यूनिट्स। और इतने यूनिट्स बेचेगा, 12 रुपए एक पे कमाएगा। इतने यूनिट्स बेचेगा, 10 रुपए एक पे कमाएगा। ए की कंट्रीब्यूशन, बी की कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4,20,000। 4,20,000 था शायद। एक्स निकालना है तो क्या करें? तो 2x है, कौन सा वाला निकालना है? कॉमन कर लें, तो x आ गया बाहर, अंदर रह गया 12 इंटू 1/4 प्लस 10 इंटू 3/4। तो ये क्या चीज़ है? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वो इस वजह से डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर कोई लिख रहा है, जो मुझे लग रहा है लिख रहे हैं, तो ये भी देखना कि ये क्या है, ये क्या बताया मैंने। ये मैंने वो जो फार्मूला था उसका, उसके रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों है, तो वो मैंने डराइव करके दिया है।
सवाल लिखें। डेटा वही है जो क्वेश्चन था, जो लिखवाया था, रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा हूँ। वो जो कल डेटा लिखवाया था डेटा वही है, रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा हूँ। कल वाले की क्या रिक्वायरमेंट थी? सेम रिक्वायरमेंट लिख लें, सिर्फ चेंज ये करना है कि रेशो ऑफ बजटेड सेल्स क्वांटिटी कहा था ना, उसको बजटेड सेल्स रेवेन्यू कर देते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम रिक्वायरमेंट, बस पहले मैंने कहा था सेम एज बजटेड क्वांटिटीज, अब है बजटेड सेल्स रेवेन्यू। डेटा भी सेम, रिक्वायरमेंट भी सेम है, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट में मैंने बजटेड क्वांटिटीज की रेशो मेंटेन करने को बोला था, अब वो बजटेड सेल्स रेवेन्यू की रेशो मेंटेन करने की बात है। ए का कितना 18 लाख था शायद, बी का 9 मिलियन। जिनसे रेशो निकल आती है इजीली रेशो निकालें, नहीं तो 18 लाख और 90 लाख की रेशो है। वैसे इसकी रेशो निकलती है 1 और 5। रेशो निकालने का तरीका होता है सिंप्लीफाई करते जाए। नहीं, 0 तो गए सारे, बाकी रह गया 18 और 90। देखें किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 2 और 5, 1 2 और 10, 1 और 5 तो आती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ बात नहीं। 18 लाख और 90 लाख की रेशो है, कोई इशू नहीं। तो सेल रेवेन्यू की रेशो 1 और 5 की रेशो है। क्वांटिटीज की क्या थी 1-3। तो अमाउंट और यूनिट्स की रेशो क्यों नहीं सेम? क्योंकि प्राइस का फर्क। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बात सवाल में बताना कि रेशो कौन सी वाली यूज करनी है। अब चूंकि रेशो यूज करनी है अमाउंट वाली, तो फार्मूला भी फिर हम अमाउंट वाला ही लगाएंगे, CS रेशो वाला। CS रेशो ए की कितनी है? CS रेशो 12 रुपए तो कंट्रीब्यूशन रुपए है। CS रेशो कितनी है? 12 डिवाइडेड बाय 30। प्राइस दी थी मैंने ब्रैकेट में, 30 रुपए थी शायद, 30 रुपए थी। ये उसकी CS रेशो है। दूसरे की क्या है? ये इनकी CS थी, ये मैंने उसका वेटेड एवरेज कर लिया। ये कैसे किया वेटेड एवरेज? 1 और 5 की रेशो से ना, ये उनकी CS रेशो है, ये CS रेशो का वेटेड एवरेज कर लिया। यही चीज जो यहां बता रहा था। तो ये अब CS रेशोज हैं, ये उनका वेटेड एवरेज कर लिया इस रेशो से। हैं क्या आंसर आ गया? तो कंबाइंड ब्रेक इवन बन जाएगा अमाउंट वाला, क्योंकि रेशो जब आपको एग्रीड रेशो अमाउंट की यूज करने को कहिए तो कंबाइंड ब्रेक इवन भी रुपए वाला फार्मूला लगेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CS रेशो, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 0.23, 18260। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, फिर वो वेटेड एवरेज गलत निकाला होगा।
अच्छा अच्छा, जो वेटेड एवरेज रेशो है वो 3.333 चल रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी अगर आप इसको 3.3 को 2-4 और लगा लें तो 1.8 मिलियन आ जाएगा। वो तो मैं 3.3 चले जा रहा था ना, तो अगर कोई 1820 जो निकला था वो भी यूज़ कर लेगा तो सही है, कोई मसला नहीं है। मैंने तो आपको सिर्फ एक चीज़ टैली करानी है, इसलिए मैंने राउंड करके इसको पूरा 18 लाख बनाया, जो कि असल में मैंने एक्सेल पे सॉल्व किया वो पूरा 18 लाख बनता है। अगर आप ये 333 लगा देंगे सारे तो 18 लाख ही आएगा। ये क्या निकला है? 18 लाख यूनिट्स अमाउंट है, क्योंकि हमने ब्रेक इवन अमाउंट वाला फार्मूला लगाया। कंबाइंड ब्रेक इवन निकला है। अब आगे, अब इसको इसी रेशो में तोड़ देंगे तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन आ जाएगा। ए का 18 लाख 1/6 और बी का 18 लाख 5/6। अच्छा फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों से रेशो नहीं निकल रही ना, तो ये रेशो निकालना को बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप ना लिखे 1 और 5, आप 18 लाख और 9 मिलियन यूज कर लें। यानी यहां पर क्या करें, 18 लाख डिवाइडेड बाय 10,800, 90 लाख डिवाइडेड बाय 10,800, 10,800 मतलब 10.8 मिलियन। 1 और 6, 1 और 5 और 6 नहीं समझ आ रहा तो आप ये वाली फिगर्स एज इट इज यूज कर लें। और ये निकल आया रुपए में, और यूनिट्स में भी ब्रेक इवन पूछा था, तो यूनिट्स वाला ब्रेक इवन कैसे निकालें? हाँ जी, रुपए में निकाल लिया। इसी को नहीं, रेशो नहीं है, ये अमाउंट निकाल ली ब्रेक इवन। यूनिट्स कैसे बनाएं? प्राइस से डिवाइड कर दें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में या करता हूं, दोबारा करता हूं। ये कल वाला आंसर और ये वाला सेम क्यों आ गया? क्योंकि सवाल ही वही है भाई, मतलब वही क्वेश्चन है, वही बजट है, वही फिक्स कॉस्ट है, तो ये सेम ही आना था। इसकी कैलकुलेशन पूरी कर लें नोट, फिर मैं वो दोबारा बताता हूँ समरी। एक समरी इसकी दोबारा बताता हूँ। जब हम एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन, यानी जब ब्रेक इवन निकालना शुरू किया था, तो ब्रेक इवन के मैंने 2 फार्मूले बताए थे। ब्रेक इवन अगर यूनिट्स में निकालना हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर अमाउंट में निकालना हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। ये यूनिट्स वाला फार्मूला था, और अमाउंट वाला फार्मूला था टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। इस वक्त मैंने ये बात की थी कि अगर आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन यूनिट्स पूछे हों तो ये फार्मूला है, ब्रेक इवन अमाउंट पूछी हो तो ये फार्मूला है, और अगर दोनों पूछे हों तो चाहे दोनों फार्मूले लगा लें अलग अलग, चाहे इनमें से कोई भी एक फाइंड करके सेल प्राइस यूज करके दूसरे तक पहुंच सकते हैं, जो कि कल स्प्रिंग 16 वाले सवाल में किया भी था। अमाउंट में निकाला था और फिर यूनिट्स बना दिए थे, या पता नहीं शायद यूनिट्स में निकाला था अमाउंट बना दिया था। अमाउंट में निकाला था, अमाउंट में, वो जो स्प्रिंग 16 वाला कल सवाल किया था, अमाउंट में निकाला था फिर उसको यूनिट्स बना दिया था। एक बात तो ये है कि दोनों में से कोई एक पूरा पूरा फार्मूला लगा लें और फिर सेल प्राइस यूज करके दूसरे तक पहुंच जाए। जब मल्टीपल प्रोडक्ट में आए तो मैं अब ये कह रहा हूं रिपीट
कि चाहे ब्रेक इवन अमाउंट में मांगी हो, चाहे ब्रेक इवन यूनिट्स में मांगी हो, चाहे दोनों मांगी हो, फार्मूला कौन सा लगेगा ये रिक्वायरमेंट से नहीं पता चलना, ये रेशो कौन सी यूज होनी है उससे पता चलेगा। ये जो सवाल मैंने ये किया कल किया, अगर रिक्वायर्ड मैंने ब्रेक इवन यूनिट्स में भी मांगा होता, नहीं रिक्वायर्ड यूनिट्स मांगा होता, अभी तो कहा ना यूनिट्स भी बता दें, अमाउंट भी बता दें, अगर रिक्वायरमेंट होती कि ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल दें बस, लेकिन रेशो ये वाली यूज करने को कहा होता, फिर भी आप पहले यहां आते फिर यूनिट्स तक जाते। अगर एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन है तो ये दो फार्मूले हैं, जो भी सवाल में सिचुएशन है दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें, और एक कैलकुलेट हो गया तो दूसरे तक पहुंच सकते हैं। एक प्रोडक्ट के ब्रेक इवन में ये कोई कैद नहीं है कि ये फार्मूला लगना है ये लगना है, जिसमें आसानी हो वो लग जाएगा, और दूसरे तक पहुंचना हो तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लग सकता है, दूसरे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गया तो मल्टीपल, अभी आप जब जाएंगे ना तो टीयर रूम से किसी को भेज दीजिएगा, लेकिन जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन पूछ लिया तो पूछा चाहे ब्रेक इवन यूनिट्स हो, चाहे ब्रेक इवन अमाउंट पूछी हो, चाहे दोनों पूछे हो, फार्मूला वो लगेगा जो रेशो से पता चल रहा है। अगर सवाल में कहा हो कि रेशो की यूनिट्स की रेशो ये यूज होनी है तो यूनिट्स वाला फार्मूला लगेगा, और अगर कहा हो कि अमाउंट की रेशो ये वाली यूज होनी है तो अमाउंट वाला फार्मूला ही लगेगा। यानी फार्मूला अमाउंट वाला ही लगा इस सवाल में, आंसर ये ही निकला। अगर सवाल में मैंने पूछा होता ब्रेक इवन अमाउंट में बता दें तो बस यही आंसर खत्म हो जाता, लेकिन अगर पूछा होता ब्रेक इवन यूनिट्स में बता दें तो निकलता ऐसे ही, फिर यूनिट्स में जाना पड़ता, क्योंकि रेशो बदलेंगे तो आंसर गलत हो जाना है। अगर रेशो 1 और 5 अमाउंट की है तो यूनिट्स की 1 और 5 क्यों नहीं है? तो इसलिए यूनिट्स की रेशो है या अमाउंट की रेशो है ये जरूरी है जानना, और अमाउंट की रेशो इस फार्मूले में ही लग सकती है, यूनिट्स की रेशो यूनिट वाले फार्मूले में लग सकती है, और वो मैंने आपको प्रूव करके दिया। एक्स यूनिट्स को बोला है तभी तो उसको मैंने यूनिट्स को 1/4 और 3/4 तोड़ा है। यूनिट्स को मैं अमाउंट की रेशो में तो नहीं तोड़ सकता ना, इसी तरह अमाउंट को यूनिट्स की रेशो में नहीं तोड़ सकते। तो जैसे मैंने ये डिराइव किया है बिल्कुल इसी तरह ये भी ऐसे ही डिराइव होगा, लेकिन चलो वो कर दिया काफी है। तो इसलिए जरूरी होगा कि रेशो कौन सी दी हुई है, तो जो रेशो दी होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि फार्मूला अमाउंट वाला लगना है या यूनिट्स वाला लगना है। ये किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन की। जी अरे नहीं ना यार, आंसर सेम आना नहीं है, वो तो मैंने सेम डाटा रखा था। किस चीज का आंसर सेम आना है? क्या जो मर्जी रेशो यूज कर लें? मैंने सेम डाटा से 2 सवाल किए हैं तो आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही आना था, क्योंकि मैंने दोनों में डाटा सेम रखा है। आप ये जो अभी इस वक्त मैंने बोर्ड पे सवाल किया हुआ है, यानी अमाउंट वाला फार्मूला अमाउंट वाला, अगर मैं रेशो यूनिट्स की देता, मैं कहता यूनिट्स वाली रेशो सेम रखनी है, यूनिट्स वाली रेशो, तो आप यूनिट्स वाली रेशो लेके 1 और 3 ये सवाल कर सकते थे। यूनिट्स वाला रेशो यूज करके वेटेड एवरेज CS उससे ये फार्मूला लगा सकते थे। कैलकुलेट तो हो जाना था, कैलकुलेटर तो मना नहीं करना था, लेकिन वो गलत होना था, ये आंसर नहीं आना था उससे। तो इसलिए रेशो जिस चीज की है फार्मूला भी उसी वाला ही लगना है। CS रेशो ने वेटेड एवरेज होना ही अमाउंट की रेशो में, यूनिट्स की रेशो में ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ने वेटेड एवरेज होना है, और उसकी ये डेरिवेशन दी है मैंने। तो इसलिए रेशो किस चीज की कही है इस पे डिपेंड करता है कि फार्मूला कौन सा लगना है, और ये सारी कहानी हो रही है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो रेशो की बात हो रही। चले पास्ट का सवाल करते हैं। इस जो सवाल किए हैं 2, इनमें बताएं कुछ पूछना है तो सवाल कर लीजिए, पढ़ लीजिए, करता हूं बोर्ड पे। स्प्रिंग 2015 मार्च 2015 क्वेश्चन नंबर 1।
वो कल एक पेज कॉपीज के लिए एक अभी और जी दोनों कौन थे? नहीं जेडल वाली तो पुरानी हो गई बात। अब स्याब के नाम से एक दिया हुआ है कल, एक वो करवा दीजिए और एक अभी और दिया है जो अभी यहाँ से जा रहा है आस्ता आस्ता, वो पहुँच जाएगा थोड़ी देर तक। नहीं उसको आके को भेजा है। हाँ 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 4 अगस्त हो गई है, मैं आपको भेज देता हूँ अभी। मैं 60 करा दें उधर भी देने, लेकिन जो स्याब के नाम से है ना उसकी तो बस ये 30 समथिंग करा दें, जो अभी दे रहा हूँ वो उसकी 60 करा दें। जी पढ़ लिया तो मैं करूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? अमाउंट में या यूनिट्स में? दोनों में। यूनिट्स में। ब्रेक इवन दोनों में। रेशो कौन सी? यूनिट्स वाली। तो इसलिए फार्मूला ये नहीं लग सकता, फार्मूला वो यूनिट्स वाला ही लगेगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे पता चल रहा है? अरे वाह यार, तो मतलब देखें आसान सा है, सीवीपी है। तीन प्रोडक्ट्स हैं और टेबल में उनका पर यूनिट पैकेट, यूनिट एक पैकेट है तो पर पैकेट डाटा बताया हुआ है और बोल्ड करके लिखा हुआ है पर पैकेट। अब उसमें फिक्स चीज़ें भी हैं, वेरिएबल भी हैं। उसके नीचे वही जो मैंने कल वाले सवाल में कमीशन का एक पॉइंट सिखाया था, 5% कमीशन है, कल 2% था, और 40% सेम वही वाली बात कि 40% ऑफ नेट सेल्स कहा हुआ है। ये वही धोखा है, असली कंट्रीब्यूशन 40% नहीं है, वो कल वाले रिलेशन से निकलेगा। तो CS रेशो आ गई, पर यूनिट का डाटा आ गया, और रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स यानी यूनिट्स में भी, एंड रुपीज़ यानी अमाउंट में भी। लेकिन रेशो उसने कहा है कि क्वांटिटीज़ वाली यूज़ करनी है। कर लेते हैं। ब्रेक इवन कंबाइन निकालना पड़ेगा, फिर उसको रेशोज में तोड़ देंगे। कंबाइंड ब्रेक इवन का फार्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो अब सवाल प्लान हो गया कि टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढने के, उसको वेटेड एवरेज कर लेना है और फिर सोल्यूशन हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चले ढूंढे ही जहां जहां भी नजर आ रही है।
मिलियन, चलो मिलियन। कहाँ है अभी फिक्स कॉस्ट? ऊपर टेबल में दो जगह पर छुपी हुई है, नहीं छुपी नहीं, लिखी हुई है। एक प्रोडक्शन के अंदर नजर आ रही है फिक्स कॉस्ट और एक एडमिन सेलिंग में नजर आ रही है। तो वो तो पर यूनिट है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन इसमें एहतियात एक बात की ये रखनी है कि ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, ये जो रुपए पर यूनिट बनाए गए होंगे, ये टोटल को किन से डिवाइड करके बनाए गए होंगे? वही जो ऊपर यूनिट्स बजटेड आ रहे हैं। क्योंकि इस टेबल के बारे में इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड, बजट है ये, प्रोजेक्शंस बजट है। तो जो पहली दो लाइनों में यूनिट्स लिखे हुए हैं उन्हीं को यूज करके फिर पर यूनिट बनाया होगा। और इसमें एहतियात इस बात की करनी है कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट को पर यूनिट बनाया हुआ है, ये प्रोडक्शन वाले से डिवाइड करके बनाया होगा, और वो जो सेलिंग एक्सपेंस को पर यूनिट बनाया हुआ है, ये सेल वाले को से डिवाइड करके बनाया होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके टोटल तक पहुंच जाते हैं। तो फिक्स कॉस्ट में जो प्रोडक्शन वाली हैं वो है सी प्लस की 25 इंटू 540,000 13.5, आई प्लस 22 इंटू 275 6.05, और वी प्लस की 20 इंटू 185,000 3.7 मिलेगा। ये हो गई प्रोडक्शन वाली फिक्स कॉस्ट। एडमिन सेलिंग वाली फिक्स कॉस्ट ये कितनी कितनी है? ये तीनों में ही 5 हैं, तो मर्जी है चाहे तीनों को मल्टीप्लाई कर करके लिख दें या फिर यूनिट्स पहले प्लस कर लें, एक ही बार 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सी प्लस के यूनिट्स कितने? अच्छा, अब हम, अभी मैंने कहा था, अब हम सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो उसने पर पैकेट निकाला होगा यकीनन सेल से ही डिवाइड करके निकाला होगा। तो सेल वाले यूनिट्स सी प्लस के कितने? 425 255 170 850। इसको एक ही बार 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.25 27.5। ये हो गई फिक्स कॉस्ट। अब अगली तलाश वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो वेटेड एवरेज बाद में करेंगे, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढते हैं। वो तो सेल प्राइस ही नहीं दी हुई, बिल्कुल जैसे कल किया था कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख लें एक जगह, तो वहां से फिर ग्रॉस अप करके सेल प्राइस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की रेशो अवेलेबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ के लिख लेते हैं, सी प्लस आई प्लस और वी प्लस। क्या क्या है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल एफएच है और सेलिंग ओवरहेड्स हैं। बताइए कितनी कितनी? 100, इधर आ गई 98 97, लेबर 15 13 12, वेरिएबल एफएच 23 19 16 और सेलिंग कॉस्ट 12 8 10। ये दी हुई है टेबल में। हम्म 150 138 135। अब ये वो चीज बन गई जो कल क्वेश्चन में 117.6 बनी थी।
बस कल टोटल दिया हुआ था, उसको यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट बनाना पड़ा था, ये ऑलरेडी पर यूनिट दिया हुआ। कल पर यूनिट बनाई थी ना 116.56 117.6, फिर उसको क्रॉस करके सेल तक पहुंचाया था, ये ऑलरेडी पर यूनिट दी हुई है। वही वर्डिंग है 40% नेट, तो वही वाला पॉइंट है। यहाँ से अब सेल्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वो सही CS रेशो निकाल लें। सेल प्राइस अगर 100 है तो कमीशन कितनी हुई, और भी कोई अदर वेरिएबल होंगी, तो जो कंट्रीब्यूशन है वो इसका 40 है, यानी असल में CS रेशो 40% नहीं है, 30% है। तो ये जो अदर हैं ये 57। अच्छा, अगर सवाल में रेशोज अमाउंट की कही होती, रेशोज अमाउंट वाली बोली होती, ये अमाउंट वाली रेशोज यूज करेंगे, अभी तो यूनिट्स वाली खाए ना। अगर उसने कहा होता रेशो अमाउंट वाली यूज होगी, फिर तो फार्मूला कौन सा लगता, अमाउंट CS वाला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CS रेशो। वेटेड एवरेज CS रेशो क्या होती, तीनों की CS रेशो का वेटेड एवरेज, और तीनों की यही CS रेशो है, तो जब तीनों की यही है तो वेटेड एवरेज भी फिर यही, फिर ये तो 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता। टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल ली, इससे डिवाइड करके कंबाइंड ब्रेक इवन आ जाता, ये करने की जरूरत ना होती। सब पे सेम कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, तो जब सब पे कमाते ही सेम है तो एवरेज भी यही होगा ना, तो ये 38 CS रेशो आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट वो आ गई, तो अमाउंट निकल आती ब्रेक इवन की। लेकिन रेशो चूंकि यूनिट्स वाली यूज करने को कहा है, इसलिए फार्मूला भी यूनिट्स वाला लगाना पड़ेगा, इसलिए ये मेहनत हो रही है। अच्छा, एक इसमें क्लैरिटी का मसला है, जो फौरन क्लिक कर जाएगा जिसको वो जल्दी कर लेगा, जो सोच में पड़ गया होगा वो मुश्किल में पड़ा होगा, ये सवाल में क्लैरिटी होनी चाहिए थी। वो ये कि कल वाले सवाल में तो सेलिंग कॉस्ट ही नहीं थी ना, थी ही सिर्फ ये 3, तो वो जो 117.6 निकाला था खुद ही, वो तो था ही ये। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको इस लिस्ट में सेलिंग कॉस्ट भी नजर आ रही है, तो सवाल पेपर में करते हुए ये आ सकता है दिमाग में कि क्या कमीशन इसमें शामिल है या ये कमीशन के अलावा वाला सेलिंग कॉस्ट है। असल में ये कमीशन के अलावा वाला ही था, लेकिन पेपर में हो सकती थी कन्फ्यूजन कि कमीशन इसमें शामिल है या उसके अलावा वाला। कमीशन सेलिंग एक्सपेंस होता है ना, तो कमीशन भी तो सेलिंग एक्सपेंस है, तो क्या पता ये कमीशन इसके अंदर शामिल करके दी हो। तो ये एक गैर अखलाकी हरकत थी, इसमें क्लैरिटी करनी चाहिए थी। अब स्टूडेंट बैठ के फैसला कैसे करता, हो सकता है शायद ये बात किसी ने सोची ना हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो बस ठीक है, चल गया होगा आगे, लेकिन किसी ने सोच ली कि क्या पता इसमें कमीशन शामिल हो। चलें, अब सोचवा दी मैंने आपको, तो है इसमें कमीशन शामिल कि नहीं। ये कमीशन के अलावा, कमीशन भी एक सेलिंग कॉस्ट है ना भाई, तो इस 12, 8, 10 रुपए में कमीशन भी शामिल है या कमीशन के अलावा वाली सेलिंग कॉस्ट है। हो सकता है कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, कोई और कॉस्ट हो सकती है, तो ये कमीशन के अलावा कोई और सेलिंग कॉस्ट है या कमीशन इंक्लूडेड है इसके अंदर। हाँ जी, कैसे बताया क्या बताया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। पेपर में इसको हैंडल आप ऐसे करिए कि आप नोट दे दें, क्योंकि सवाल वाले को क्लियर करनी चाहिए ये बात, तो आप नोट दे दें कि इस सेलिंग कॉस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि कमीशन के अलावा वाली है। नहीं बता सकते हैं, सवाल दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है, यानी जो इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं पता चल रहा, क्योंकि कमीशन भी एक सेलिंग कॉस्ट होती है, तो सेलिंग के अंदर वो कमीशन, और कमीशन एक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, तो इसके अंदर हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, इसके दोनों नोट हो सकते हैं। वैसे इसमें नहीं है, ये मैं आपको भी कैलकुलेशन से बता देता हूँ, क्योंकि कमीशन ज़्यादा बनती है इससे।
अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे कमीशन ज़्यादा बनती है, तो इसलिए इसने इसके अंदर नहीं रखी हुई थी कमीशन ये, लेकिन इतना थोड़ी स्टूडेंट बैठ के पेपर में सोच सकता है। तो इसलिए पेपर में अगर तो किसी कोई बात क्लिक ही ना करती तो बस चलें आगे, लेकिन अगर किसी को क्लिक कर जाती तो उसका बेहतर तरीका यह है कि नोट लिखें और आगे चलें। तो इसमें नहीं है कमीशन, तो ये 150 इसमें से क्या है, ये 150, 138, 135 इसमें से क्या है, वो जी। तो अगर ये 57 है तो सेल प्राइस क्या होगी, इसको डिवाइड कर दें जी 263.16, 242.11, 236.84, ये आ गई सेल प्राइस। लेकिन सेल प्राइस किधर निकल गया, मैं तो कंट्रीब्यूशन निकालनी थी। सेल प्राइस नहीं चाहिए वैसे, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकता था, लेकिन सेल प्राइस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट्स में भी पूछा है, अमाउंट में भी पूछा है, तो चाहिए होगी सेल प्राइस। लेकिन अभी फिलहाल क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालें, इसमें से ये माइनस कर दें, लेकिन ये जज्बाती हरकत होगी क्योंकि कमीशन की तरह वो भी माइनस करना है। तो या तो इसमें से ये भी माइनस करें, कमीशन भी माइनस करें, या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर लें कि सेल प्राइस का ये 90 क्या 38% ले लें। तो सेल प्राइस का 38% ले लें, 100 नहीं यार 92। ये वाली बात दोबारा सुने, इसमें से ये माइनस कर लें तो ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अदर वेरिएबल कॉस्ट है, कमीशन भी माइनस करनी है। तो या तो वो माइनस करें फिर कंट्रीब्यूशन निकलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको कमीशन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो बस ठीक है, इसका 38% ले लें। सवाल का फ्लो इधर उधर हो गया दोबारा। हम लोग ब्रेक इवन निकाल रहे हैं प्रोडक्ट वाइज और यूज करनी है यूनिट्स की रेशो। तो उसके लिए ठीक है देने, एक आधे इधर कर दें आधे इधर कर दें, मान लेंगे खुद ही। लेकिन पहले आप एक दीजिए, उसमें शुरू में स्याब लिमिटेड लिखा हो टॉप पे, पहले हाँ पहले ये बांध दीजिए। अच्छे से पहले मैंने एक दफ़ा वो आपको हस्बे तौफीक 2 सोल्यूशन अपलोड किए थे, तो किसी एक ने भी नहीं पूछा मुझसे, अलग से किसी एक ने भी नहीं पूछा। तो आज मैं आपको 2 और हस्बे तौफीक दे रहा हूँ सोल्यूशन। नहीं, एक हस्बे तौफीक है और एक आज का होमवर्क है, एक होमवर्क है आज का और एक वैसे ही एक हस्बे तौफीक दे रहा हूँ। तो ब्रेक इवन निकालनी है, लेकिन रेशो चूंकि यूनिट्स की मेंटेन करनी है, इसलिए फार्मूला ब्रेक इवन यूनिट्स वाला लगेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल ली, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पहले कंट्रीब्यूशन निकलेगा, तो अब उनका वेटेड एवरेज होगा। अब कर लेते हैं इनका वेटेड एवरेज। और रेशो के चक्कर में पड़ के परेशान मत होइए, मैंने कहा था रेशो नहीं निकल रही तो बस इन फिगर्स को यूज कर लें। जिनसे रेशो नहीं निकल रही कोई मसला नहीं है। 132 कैसे आ रही है, ये यूनिट्स है। 532 ये यूनिट्स सोल्ड है ना, कौन से यूनिट्स की रेशो लेनी है, प्रोड्यूस वाले सोल्ड वाले, कहाँ है यूनिट सोल्ड? पेज पहुंच गया सब तक? आप इधर सारे मेरी बात ध्यान से सुने। सवाल की रिक्वायरमेंट में assuming that ratio of quantity sold would be as per projection, अगर सिर्फ ये लिखा होता assuming that ratio of quantities
वुड बी एज पर प्रोजेक्शन। तो ऊपर कौन सी वाली क्वांटिटीज की रेशो लेते? हम ब्रेक इवन क्या निकाल रहे हैं? ब्रेक इवन सेल निकाल रहे हैं कि कितने बेचने हैं। तो रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा है अज्यूमिंग दैट रेशो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो अगर वो वर्ड सोल्ड ना लगाएं, बस वैसे कहें जी क्वांटिटीज की रेशो लेनी है, तो ऊपर के कौन से वाले यूनिट्स की? सेल वाले ना, क्योंकि हम ब्रेक इवन सेल निकाल रहे हैं, तो इनकी रेशो लेनी है, इनकी नहीं। ये तो प्रोड्यूस वाले यूनिट्स हैं, ये सेल वाले यूनिट्स हैं, इनकी रेशो लेनी है। तो जिससे ये 5 क्या 5 जिनसे 5:3:2 रेशो नहीं बनी, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी रेशो निकालने की आपने, बस यही रेशो है। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे बना? 100 इंटू 92 इंटू, नहीं बन रही रेशो ना सही, इन्हीं को यूज कर लिया, और 90 इंटू, अच्छा ये 3 जीरो तो उड़ा ही लेंगे। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गया 95 अच्छा कुछ मासूम लोगों के लिए, ये सर क्या कर रहे हैं, कल आपने समेशन WX ओवर समेशन W पे लगाया था, ये क्या हो गया? ये समेशन W ओवर समेशन WX ओवर समेशन W ही लिखा हुआ है मैंने। WX सम डिवाइडेड बाय टोटल, क्या टोटल? समेशन W तो डिवाइडेड बाय 850 डिवाइडेड बाय 850 डिवाइडेड बाय 850, तो ये वही काम किया हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो निकलेगा कंबाइंड ब्रेक इवन, और वो भी यूनिट्स वाले। 27.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 95.6, आंसर रुपए में, यूनिट्स में आएगा कितना? पूरा ही, क्योंकि नहीं पॉइंट नहीं ना, पूरा ही करना। 287657, इतने यूनिट्स निकल आया ब्रेक। अच्छा पक्की बात, चलो सही कह रहे हो, ये यूनिट्स है कंबाइंड ब्रेक इवन, बस खत्म हो गया। अब इन नहीं, अभी रेवेन्यू नहीं है, अब इनको प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन में तोड़ना है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन पहले कंबाइंड कैलकुलेट होगा, फिर प्रोडक्ट वाइज टूटेगा। दोनों पेज पहुंच गए सबको? अच्छा, इनमें एक आपके कोर्स में रखूंगा, इनमें एक है ऑटम 20 का सोल्यूशन। ऑटम 20 पता नहीं, क्वेश्चन 4, ऑटम 20 क्वेश्चन 4 से आप लिमिटेड। ये अगर कोई करना चाहे, वैसे तो लास्ट टाइम टेस्ट हो गया इसलिए मेरे ख्याल में तो आप इसको फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कंटिन्यू और शट डाउन का ये एक और सवाल है ऑटम 20 में, ये भी अच्छा तगड़ा सवाल था उसी की तरह का। अगर कोई हस्बे तौफीक मजीद प्रैक्टिस करना चाहे तो ये ICAP के सोल्यूशन से एक छोटा सा इख्तलाफ है, मुझे छोटा था और बस बनाया अपने फॉर्मेट पे हुआ है। ये हस्बे तौफीक है, अगर कोई करना चाहे अभी अगस्त के एंड पे जब मर्जी जब करे तब पूछ लेना। और दूसरा है आज का होमवर्क ऑटम 9 क्वेश्चन 3। ICAP मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं, एंड आंसर वही होता है, एंड आंसर वही होता है। मैंने आपको वेटेड एवरेज से कराया, तो जिस तरीके से कराया है उस फॉर्मेट पे फिर सोल्यूशन बना के दिया है। ICAP वाले एक डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सेम आंसर है। मैंने वेटेड एवरेज से पढ़ाया है तो मैं आपको वेटेड एवरेज के फॉर्मेट पे बना के दे रहा हूँ। तो एक है ऑफिशियल होमवर्क 2009 सितंबर क्वेश्चन 3, ये होमवर्क है, इसका सोल्यूशन दिया है, और एक कंटिन्यू और शट डाउन का हस्बे तौफीक सवाल का सोल्यूशन है। ये दो कागज अभी आपको दिए हैं और आप लोगों के पास ये दोनों फाइल अलग अलग अपलोड करूंगा। एक उधर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में किया होगा मैंने, कंटिन्यू शट डाउन वाला, और ये जो है ये आज वाले लेक्चर के साथ करूंगा। अब आगे भाई
कंबाइंड ब्रेक, फिर अमाउंट, कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स निकले हुए हैं। अब हम इसको प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन यूनिट्स में बांट लेते हैं। C प्लस, I प्लस और V प्लस। कैसे भाई, क्या करूं? और ये फिगर क्या बार बार लिखनी है? यही वाली रेशो, यही वाली। कंबाइंड ब्रेक इवन को इसी रेशो में प्रोडक्ट वाइज तोड़ दिए। कितने कितने आ गए? 14329 86297। तीसरा चाहे डिफरेंस ही ले लें, 57। ये हो गए यूनिट्स। और अमाउंट तक कैसे पहुंचे? इन यूनिट्स को ये सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, 9-10 मुहर्रम को तो नहीं फिर अलाउड, तो फिर इतवार को करूँगा मैं क्लास, हैं? यही तो गिने चले रह गए। हाँ, यही वाला। अगले संडे तो फारिग कर दूँगा, हैं? तो कोई बात नहीं यार, ऑनलाइन तो है ही। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।